प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 2020 दुनिया भर की मईशतों के लिए तबाहकुन साल रहा है। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं वो मुतासर हुई, तो छोटी छोटी मईशतों का मुतासर होना तो लाजमी बात थी। जो दबाव 2020 में मईशतों पर पैदा हुआ है, ख़दशा है कि वो 2021 में भी जारी रहेगा। पाकिस्तान की मईशत की अगर बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि बावजूद कोविड-19 के और बावजूद इसके कि दुनिया भर की मईशतों के साथ साथ पाकिस्तान पर भी दबाव था, लेकिन बहरहाल बहुत सी चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ी हैं। और उसमें से हुकूमत ख़ास तौर पर जो चीज़ बार बार बताती है वो ये कि 2020 के आखिरी 5 माह करंट अकाउंट जो है वो मुसलसल सरप्लस रहा है। फिर पावर लूम्स के हवाले से बात की जाती है कि पावर लूम्स जो हैं वो इस तरह से चल रही हैं कि लेबर नहीं मिल रही। तो हुकूमत के दावे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से वो हौसला अफजा हैं और हुकूमत को ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरी हुई है और 2021 में मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। अब हुकूमत के दावों में कितनी सच्चाई है, किस हद तक सदाकत है, क्योंकि हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, आम जो इस्तेमाल की अशिया हैं वो महंगी हुई हैं, उसकी कीमतें कम नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पे अंडों ही को देख लीजिए तो 200 रुपये दर्जन अंडे हो गए, और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी। तो आवाम को रिलीफ मिलने के इम्कानात कितने हैं 2021 में? 2020 कैसा रहा, 2021 में क्या होगा, ये हमारे आज का मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद है, माहिर मुआशरत हैं। डॉक्टर साहब मुज़म्मिल असलम साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर अशफाक तौला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आप 2020 को कैसे देखते हैं? 21 की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए 2020 को आप कैसे देखते हैं? बावजूद कोविड-19 के क्या पाकिस्तान की मईशत बाकी दुनिया की मईशतों से कम मुतासर हुई है? और फिर जो कहा जाता है कि जी करंट अकाउंट जो है वो 5 माह मुसलसल सरप्लस रहा है, फिर ये कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, किस तरह से आप हुकूमती दावों को देखते हैं 2020 के हवालों से? असद साहब, मेरा ज़ाती मशवरा आपको ये होगा कि कोशिश करें कि मईशतदानों से जितना भी हो सके दूर रहें। मईशतदान जो हैं हमारे वज़रा के कानों में क्या बोलते हैं, वज़ीर आज़म साहब को क्या बताते हैं, वो बड़ी बड़ी इस्तिलाहें जो हैं इकनॉमिक्स की, एक आपने बोली करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस, फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र करना, ये चीजें जो हैं इनका आम आदमी से असद साहब कतन कोई ताल्लुक नहीं है जी। अगर आप पीटीआई का जो इलेक्शन का मंशूर है उस पर भी देख लें तो करंट अकाउंट के हवाले से कोई एक भी वादा नहीं किया गया था कि हम उसको बेहतर कर देंगे, नीचे ले आएंगे। और उसको दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रिफॉर्म का लफ्ज जो है, इस्लाहात का लफ्ज जो है, वो तकरीबन 46 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है उस 60 पेज के डॉक्यूमेंट में जो वादे किए गए थे मंशूर के हवाले से। तो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, 5 महीने से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये मईशतदानों पे छोड़ दीजिए कि मईशतदान बैठ के बहस करें कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए अच्छा हुआ। आम आदमी के देखने के इंडिकेटर्स क्या हैं डॉक्टर साहब? इंडिकेटर्स आम आदमी के 3 हैं, बिल्कुल 3 हैं, बहुत सिंपल हैं। वो हैं कि 2.5 साल पहले आटे की कीमत क्या थी, जो 35 रुपए थी, फिर वो 70-75 पे चली गई। चीनी की कीमत क्या थी, जो 2.5 साल पहले 55 रुपए थी, वो 110 पे कहीं चली गई, फिर कहते हैं कि 85-90 पे नीचे आ गई। और बिजली का क्या बिल आएगा महीने का, यानी कि मैं अपने घर का महीने का बिल देख रहा था, 2.5 साल पहले जो है वो मुझे तकरीबन 11 रुपए का 1 यूनिट मिल रहा था। जो मैंने 2 दिन पहले बिजली का बिल पे किया है उसमें जो यूनिट निकले हैं टैक्सेस को इंक्लूड करके 28 रुपए का 1 यूनिट है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि आटे की मद में तकरीबन 900 अरब रुपए का एक टीका लगा है, एक इजाफी बोझ आया है 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर। अब उनको आप करंट अकाउंट डेफिसिट समझाएंगे कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ? वो आटे की कीमत देख रहे हैं, वो चीनी की मद में उनकी जेब से तकरीबन 350 अरब रुपया इजाफी निकला है, क्योंकि हर पाकिस्तानी तकरीबन 25 किलोग्राम सालाना जो है, हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत 25 केजी चीनी इस्तेमाल करता है। अब उसकी जेब से 400 अरब रुपया इजाफी निकल गया क्योंकि चीनी की कीमत महंगी हो गई। सही है। और फिर इस्तेमाल की अशिया, जैसे मैंने अंडे का जिक्र किया, जैसे मैंने रोटी का या ब्रेड का जिक्र किया, वहाँ पर उनमें, और फिर आम रोज़मर्रा की चीज़ें जो है उसमें भी कुछ वो महंगाई हुई है। बिल्कुल सही है। मुज़म्मिल असलम साहब, आप मजमूई तौर पर 2020 को कैसे देखेंगे?
और उसकी रोशनी में क्या आपको लगता है कि मुस्बत सम हमने इख्तियार कर ली है, और वो जो हुकूमत कहती है कि जी 2021 जो है वो बेहतरी का साल होगा मुआशी तौर पर, तो आप इस दावे को कैसे देखेंगे? देखिए, मैं तो जो बात करूंगा वो करूंगा रिलेटिव टर्म में, और हमेशा से जो है रिलेटिव टर्म में ही बात की जाती है। अगर अंडे की कीमत बढ़ी है तो उसके रिलेटिव जो है दूसरी चीज़ों की कीमत कम हुई है कि नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि 2020 इज़ नॉट एन ईजी ईयर फॉर किसी के लिए भी, पूरी दुनिया में। और उसमें आपने देख लिया कि आलमी ताकतें जो मईशतें जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज थी, जो अमीर तरीन मुल्क थे, उनके भी बस की बात नहीं थी इस क्राइसिस को सी ऑफ करना, और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं और दे आर इनटू लॉकडाउन और ये वो। क्योंकि ये एक हम वर्ड अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं अनचार्टेड टेरेन, यानी कि ये कोरोना वायरस जो है एक ऐसी चीज़ आई थी जो इस दुनिया में जो बाकायदा लोग हयात हैं, इस तरह का क्राइसिस उन्होंने कभी नहीं देखा था। लास्ट कोई वो स्पेनिश फ्लू 1920 वगैरह की बात करते हैं। तो इससे निपटना कैसे है, क्योंकि आज की दुनिया और 1920 की दुनिया इतना ट्रैवल, कनेक्टेड, ग्लोबलाइजेशन, सारी चीज़ें, उस सारे तनाजुर में अगर आप देखें तो जैसे क्रिकेट में हम हमेशा से वर्ल्ड कप में आउट होते होते वर्ल्ड कप जीत कर आ जाते हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की इस दफ़ा हुई है। और पिछले 6 महीने में जिस तरीके से हम इस क्राइसिस से बाहर आए हैं, बिल्कुल सही बात बोली थी डॉक्टर साहब ने कि आप इकोनॉमिस्ट, मईशतदान, इन सारों से दूर रहें। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने अपने भी खिलाफ बात कर दी, क्योंकि डॉक्टर साहब के अगर 2019 से लेकर 2020 तक के ट्वीट्स आप उठाएंगे तो उसमें 46 ट्वीट्स मैं भी दिखा सकता हूँ, जिसमें जब करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर जाता था, डॉक्टर साहब जो है वो एक पिक्चर बना के दिखाते थे। मैं इनका बड़ा मद्दा हूँ, फॉलो करता हूँ इनको। तो इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के बाकायदा, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज गिरती थी, डॉक्टर साहब बाकायदा उसके ग्राफ लगाते थे, ट्वीट्स लगाते थे। तो ये सारी बातें जो हैं उस वक्त करते थे जब हुकूमत की फेवर में नहीं थी, और जब आज फेवर में है तो कहते हैं कि जी इसको तो फेंक दें आप डस्टबिन के अंदर, ये तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। देखें, बात यह है कि अगर मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो रोजगार आएगा। अगर मुल्क में अगर करंट अकाउंट आपका कंट्रोल में होगा तो एक्सचेंज रेट सही रहेगा, और एक्सचेंज रेट जब सही रहेगा तो फिर बाहर से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और जो ये सारी चीजें वो आपकी बेहतर होंगी। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और इन 6 महीने में मैं अपनी उस बात पे वापस आऊंगा कि जैसे पाकिस्तान हमेशा हारते हारते स्पोर्ट्स में जो है कुछ ऐसे मिरेकल्स कर देते हैं, इस गवर्नमेंट की कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का एक फजल हुआ, इंसान से फैसले करा देता है अल्लाह ताला। बस इमरान खान से एक फैसला हुआ कि वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे और वो मईशत को खोल देंगे, ताकि जो है आम आदमी, क्योंकि उनको वो फीड नहीं कर सकते, उन्होंने साफ कह दिया जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, और आम आदमी जो है कम से कम अपने रोजगार के लिए जो है तलाश में निकले, अल्लाह ताला खुद देंगे। उसमें अल्लाह ताला ने फजल कर दिया, पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर आना शुरू हो गए। एक्सचेंज रेट पिछले 6 महीने में आप देख लें, जब जून हमने क्लोज किया तो 168 था, 160 रुपये हो गया। खजाने की आप शक्ल देख लें तो $20 अरब से ज्यादा रिजर्व्स हो गए। अभी एक्सपोर्ट का नंबर आया 2.36% आया है। महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई का अगर ओवरऑल इंडेक्स देखें तो 7.9% है। अगर हम यूं बात करें कि आम आदमी 35 रुपए का आटा लेता था, मुझे याद है मैं 2002-03 में जब मैंने इकोनॉमी को कवर करना शुरू किया था, उस वक्त 13 रुपए किलो था आटा। फिर 2008 में जब मुशर्रफ गए थे तो उस वक्त 16 रुपए से एकदम 32 रुपए हुआ, फिर उसके बाद से बढ़ते बढ़ते 16 से भी तो 35 हुए। ये सारी रिलेटिव टर्म्स में बातें करनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में आप बात करेंगे ना तो कभी आप जस्टिफाई अपने एनालिसिस को कर ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा कि 2020 का जो इख्तिताम हुआ है वो 2019 से अच्छा हुआ है, और 2021 पाकिस्तान की मईशत का शायद पिछले 10 सालों में बेहतरीन साल होगा। अच्छा, पिछले 10 सालों में बेहतरीन साल होगा। गुड, ये तो आपने बड़ी खुशखबरी से सुनाई है। लेकिन थोड़ा सा मैं उसकी वजह भी बता दूं जी। चले मैं वजह वापस आके एक सेकंड
5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड। सब दानेश्वर कहते थे पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो 1% भी नहीं रहेगी। मैं आपको आज बोल भी चुका हूं, ये 4 से 5% रहेगी। और आखिरी क्वार्टर जब आएगा, जो अप्रैल से जून, उस वक्त जो आपके कारखानों की ग्रोथ होगी वो डबल डिजिट में होगी, 11 से 17%। ये इस साल की बात बता रहे हैं आप? इस साल 4 से 5% रहेगी ग्रोथ रेट? इसी साल की ग्रोथ रेट 4 से 5% रहेगी। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगी ना, आखिरी क्वार्टर में होगी वो 11 से 17। और ओवरऑल ये तो बहुत ही हौसला अफजा बात आप बता रहे हैं। इससे तो ये तो बहुत ही हौसला अफजा बात है। लेकिन अशफाक तौला साहब, आप मुजम्मिल साहब की बात से इत्तफाक कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल कुछ चीज़ें मुस्बत भी हुई हैं। जैसे उन्होंने कुछ चीज़ों को जिक्र किया। फिर तामीराती सनत की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोग खुश हैं कि उनका पहिया अच्छे अंदाज में चल पड़ा है। फिर हम स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि जो टेक्सटाइल मार्केट है या इंडस्ट्री है या जो पावर लूम्स हैं वो चल पड़ी हैं, वो बहुत अच्छे अंदाज में। तो आप मुस्बत चीज़ें हैं जो शायद जिससे हौसला पकड़ा जा सकता है। तौला साहब, कैसे देखेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों ने अलग अलग ऐनकें पहनी हुई है। डॉक्टर साहब ने, जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा, मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ। उन्होंने वो ऐनक पहनी हुई है नफी वाली, और मुजम्मिल ने ना बहुत ज्यादा प्लस वाली ऐनक पहनी। अच्छा। और इसकी बात की मैं अभी थोड़ी सी तस्दीक कर देता हूँ, नफी तो नहीं करता मैं, कि अभी इसने कहा है कि 10 साल, मेरा दोस्त भी है, छोटा भाई भी है, 10 साल तक बेहतरीन इकोनॉमी ये साल होगा। तो भाई 10 साल में 5.8 की जीडीपी बेस्ट वाली थी। तो थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करो, या तो मैं 21 पूरा बोला है। नहीं, मैं 2001 अशफाक भाई 2021 का बोला है, जो ये चढ़ा है यहाँ से चढ़ा है, जो इसकी बात कर रहा हूँ। ये 2000 नहीं फिजिकल नहीं, मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि 2021 के जनवरी से। नहीं सर, वो मैंने ये बात बोली है। आगे चलते हैं जी। देखिए, इशू ये है कि जो कहते हैं ना, मुजम्मिल ने कहा ना कि जी के बारिश आ गई और एक पॉइंट शेयर हो गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, ठीक है ना। तो अब ये वर्ल्ड कप के जीतने ना जीतने से मेरा ख्याल है इतना इम्पैक्ट गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को नहीं होता जितना मईशत के चलने या ना चलने से। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, आपकी जो आशारिये थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। टैक्स कलेक्शन आपने पिछले साल के मुकाबले में 3 या 5% बेहतर कलेक्शन किया है। और अब आगे आपके पास काफी चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस ऐसे हैं कि जिसको आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते। जिस तरीके से ये करेंसी की बात मुजम्मिल की है कि 168 से 160 आई है, तो मुजम्मिल शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, कितनी मैनेजमेंट की गई है। और यही मैनेजमेंट अगर पिछले साल जब मैं कहता था तो ये सारे मेरे मुखालिफ बैठे होते थे, जब मैं हॉट मनी पे चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से 1600 अरब रुपए हमने ज्यादा इंटरेस्ट की मद में पे किए, हमने उसी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ाई, उसी की वजह से अपने कारखाने बंद किए। कोई कोविड ने हमारे कारखाने बंद नहीं किए थे, हमारी अपनी पॉलिसीज थी। हमें लग रहा था जैसे हम सीख रहे हैं, और हम सीख रहे हैं किस वजह से कि हमें इकोनॉमी को ठीक करना है। अब देखें, इकोनॉमी अगर ठीक करने वाले जो होते हैं किसी कंट्री के 1-2 साल होते हैं, यानी जब वो शुरू होती है। इस तरीके से नहीं होते कि जी एक बनी बनाई इकोनॉमी आपके पास पड़ी हो और उसको बोले कि मैं तोड़ कर ठीक करूंगा। तो ये हुआ कि बिल्कुल आपने उस पर बुलडोजर चला दिया उस छत पे और कहा कि नहीं जी मैं अब उसको ठीक करूंगा। और ठीक करने की रेसिपी आपने देखा था कि हाई इंटरेस्ट रेट, और आपने कहा जी आपका रीर के करीब आप लेके चलेंगे। आज आप कंपेयर करें अपनी रीर को रियलिस्टिक एक्सचेंज को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप खुद अपनी नफी करें। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देखें, आप ये जो आप एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं, मुजम्मिल ने भी बात की, मैं भी आज ये कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक IMF 2% से ज्यादा GDP ग्रोथ कोई भी कुछ नहीं कह रहा। और ये तो हकीकत थी कि जब जीरो पे आप बैठे हैं या मनफी में बैठे हैं, आपने नाअहली के बाद 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और जब आप मनफी में बैठे हुए अब आप ऊपर आ रहे हैं, और अगर 2% या 3% की आपने GDP अचीव कर भी ली, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई रियलिस्टिक टर्म में। नहीं, वो 4 से 5% कह रहे हैं सर। मेरा भाई है, वो साथ भी कह देगा, मैं इसकी बात मान लूंगा। और इस हद तक के प्रोग्राम में क्या बात होती है। मगर मैं आपको एक और चीज कहता हूँ, आप वैसे क्या तवक्को करते हैं? 2 से 3%? मेरी तवक्का 2% पे है GDP की, और 2% भी अच्छी होगी। मगर इनको इस 2% को अचीव करने के साथ साथ अगर फाउंडेशन ले करनी है तो इंटरेस्ट रेट को 4% करना पड़ेगा, और डॉलर पैरिटी 150 पे लाएंगे तब होगी। और मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी एक और जगह कुछ जाना था और मैंने रिक्वेस्ट की चौधरी साहब से। बिल्कुल सही है, तो बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। चले। मैं समझता हूँ कि फरूक खलील साहब से सीखना
मुजम्मिल से सीखना, और डॉक्टर साहब तो हमारे गुरु हैं टैक्स के, तो उनके साथ बैठना मुझे मेरे लिए चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इनपुट दिया प्रोग्राम में अशफाक तौला साहब। मैं डॉक्टर इनामुल हक साहब की तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, अब सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, अब आप जरा, आपके सामने एक मैदान खुला है, अब आप कहिए, आप कैसे देख रहे हैं? जी, बुनियादी तौर पर जो हमारे रेवेन्यूज और अखराजात हैं और उसको अगर देखा जाए तो हुकूमत ने बावजूद इसके कि कोविड-19 के जो हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत पीछे जानी चाहिए थी, अगर हम समझें कि इकॉनमी में कोई बेहतरी नहीं हुई, तो फिर टैक्स कलेक्शन में जो बेहतरी थोड़ी सी हमें नज़र आई है वो ठीक है। टारगेट बनाते हुए आप 22% ज़्यादा कर लें, मगर देखिए हर क्वार्टर में, हर महीने में उन्होंने उससे बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं लास्ट ईयर से। तो इससे एक इशारा तो ये मिल रहा है कि, और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि जो आपका प्राइमरी डेफिसिट था वो भी इस वक्त पॉजिटिव में दोनों क्वार्टर्स में रहा है। तो दोनों चीज़ों में जहां आपने कुछ अखराजात में ऑस्टेरिटी करनी थी और कुछ जगहों पे जहां आपने रेवेन्यू में इजाफा करना था, उसमें तो कोई मुझे बड़ा मसला नज़र नहीं आता कि हुकूमत को हम कहें कि उन्होंने कोई नाकामी का सामना हुआ है। हाँ, जहाँ तक लोगों की ज़िंदगी है और उसके अंदर उनके खाने पीने की अशिया, यानी कि जिसे हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, हाँ, फूड सिक्योरिटी के मामले में हम पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि नाकाम हुए हैं। कि हम पहले तो ठीक है कपास सही पैदा नहीं कर रहे थे, मगर इस साल तो 9 मिलियन से ज़्यादा की हमें जो है वो बाहर से कॉटन बेल्स जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ी है। फिर आपने चीनी इंपोर्ट की है, फिर आपने गंदक। देखिए, एक ऐसा मुल्क जो एक ज़माने में इन चीज़ों की अगले 10 साल के लिए भी सोचता था कि हमारे पास इतने स्टॉक पाइल्स हैं, और इसी कमोडिटीज़ के अंदर लोगों ने रेंट सीकिंग की है, मनी मेकिंग की है, होर्डिंग की है। तो गवर्नेंस की डिलीवरी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये जो एरिया है ये बराह रास्त इन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में मैं बिल्कुल फरक सलीम साहब से मुत्फिक हूँ कि उसके ऊपर हम मईशतदान बैठकर आपस में जो है डायलॉग कर सकते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, एक दूसरे से इत्तेफाक कर सकते हैं, मगर लोगों की ज़िंदगी में जो तब्दीली लाने का वादा किया था इस हुकूमत ने, और जिस तरह की उन्होंने एगैलिटेरियन, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक मुनसफाना माशरा बनाने की बात की थी, उसके लिए हमें चाहिए ढांचे में तब्दीली। उसका मईशत से भी ताल्लुक है और स्ट्रक्चरल चेंजेस से भी ताल्लुक है। वो तो कहीं दूर दूर नज़र नहीं आती। मसलन इनकम और वेल्थ की डिस्पैरिटीज़ अगर बढ़ती चली जाए, और आपने देखा कोविड-19 के ज़माने में फर्स्ट वर्ल्ड में भी यही हुआ है कि जो अमीर थे वो अमीर तर हो गए हैं, और जो रोज़गार जिनका गया है वो बहुत से वहाँ जो गरीब नहीं भी थे गुर्बत की तरफ गए हैं। उसमें चाइना शायद एक एक्सेप्शन हो जिसने अपना आखिरी भी पॉवर्टी लाइन से हटा लिया है। तो पाकिस्तान की मईशत को देखने के लिए सिर्फ चंद अशारिये लेकर ना तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। हाँ, अगर हमें वक़्त ज़ाया किए बगैर अपने बुनियादी ढांचे में तब्दीलियाँ की, अपनी एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज किया, अपनी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है वो कम की, ये बुनियादी ढांचे में तब्दीली का अमल शुरू हुआ है। ये इसकी इनिशिएटिव लिया है कोई इस हवाले से हुकूमत ने? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि अब हमारे यहाँ जो टैक्सों का निज़ाम था वो उसमें लोगों को एक से ज़्यादा टैक्स एजेंसीज के साथ वास्ता पड़ता है और उनकी ज़िंदगी वो हराम किए देते हैं। तो पहला जो वादा था वज़ीर आज़म मोहतरम का कि अगर मैं आऊँगा तो चूंकि लोग मुझ पे एतबार रखते हैं, ज़्यादा कलेक्शन करूँगा, तो वो जी, तो वो 8 ट्रिलियन वाली जो बात थी, चले कोविड का हम उसमें से इफेक्ट निकाल भी दें, तो उसमें आपने देखा कि जो हमारे मशीनरी है टैक्स कलेक्शन की, चाहे वो फेडरल में तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मगर सूबों की मशीनरी भी, उससे ये लगता है कि वो उनमें वो काबिलियत, सलाहियत, कैपेबिलिटी या उनको जो जिस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए वो बुनियादी ढांचे में तब्दीली की ज़रूरत थी।
और फिर लोगों को, जैसे आप 37 या 38 मिलियन हमारे हाउस होल्ड है, वो कहाँ रिकॉर्डेड है? मुझे अगर आपने एहसास प्रोग्राम चलाना है तो आपको ये तो अंदाजा होना चाहिए ना कि उसकी डेमोग्राफिकली कहाँ गरीब लोग ज्यादा हैं, कहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ पे क्या सही है। लेकिन सर उसमें एक पहलू ये भी ना, जाते ही आते ही हुकूमत ने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की तो उससे खौफ का शिकार हुई थी ताजर बरादरी। लगा था कि जैसे लोगों ने सरमाया रोक लिया है, लोग घबरा गए हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मईशत का पहिया रुक गया है या कुछ मनफी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी। रिफॉर्म्स लाना शायद इतना आसान भी नहीं है। आते ही हुकूमत ने कोशिश की, वो शायद हो नहीं सका पूरी तरह से या कुछ हुआ है। इस पर मजीद बात करते हैं और देखते हैं कि अब 2021 में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेने जा रही है मुख्तलिफ शोबों में, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरोख सलीम साहब, अभी एक्सचेंज रेट की बात हो रही थी। कुछ दिन पहले हमाद अज़हर साहब भी कह रहे थे कि जी जब हम आए थे तो हम जब डॉलर का रेट बढ़ा था तो कहा जा रहा था कि 200 पर जाएगा, 250 पर जाएगा। फिर हमने देखा कि ये 168 के बाद 160 पर आ गया और तकरीबन मुस्तहकम है। आप इसको क्रेडिट देंगे हुकूमत को कि हुकूमत ने इसको कम अज़ कम कंट्रोल किया है और इसकी वजह से एक मुस्बत अंदाज में जो है वो कारोबार पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है? जी असद साहब, मैं मईशत का तालिब इल्म हूँ, नजूमियत का नहीं हूँ, तो मैं ये तो आपको नहीं बता सकता कि अगला साल जो है ये पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में सबसे बेहतरीन जो है वो आने वाला है। सवाल आपका एक्सचेंज रेट के हवाले से है। एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता जो मईशत के तालिब इल्म अच्छी तरह समझते हैं वो ये है कि मईशत और सियासत का एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। जिन भी ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है उनकी मईशत जो है वो संभल नहीं पाती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IMF की स्टडी है, कोई 40 सालों की 160 ममालिक को उन्होंने स्टडी किया। तो हमारे यहाँ अगर आप देखिए कि जो जमहूरी सियासी इख्तलाफ होता है ऑपोजिशन में और हुकूमत में, वो अब सियासी इख्तलाफ या जमहूरी इख्तलाफ नहीं रहा, वो दुश्मनी में बदल गया है, वो इंतकाम की सियासत में बदल गया है। और फिर हमारे मुल्क में तारीखी तौर पे एक सियासत और मौसम का भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। सर्दियों में जो है वो के अंदर सड़क गर्म नहीं हो पाती। तो अभी जिस तरह हम फरवरी में जाएंगे, अभी जो मुझे हालात लग रहे हैं कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो दोनों ही एक तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, मुल्क को एक तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं। अपोजिशन तो शायद पाकिस्तान में हमेशा ही ऐसा किरदार रोल प्ले करती है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि आपने सियासी दर्जा हरारत को नीचे लेके आना है। और एक मेरा जो विजन है मईशत के हवाले से, वो इसलिए धुंधला हो जाता है कि जब मैं देखता हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं, दोनों तरफ के सियासतदान, उनका मईशत के अंदर इस वक्त कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। जो बातें आम पाकिस्तानी करता है, अगर आपने वो जो फ्रेंच कंपनी है इप्सॉस, उसका भी सर्वे आया है, वो कहते हैं कि जी 34% पाकिस्तानी जो है वो महंगाई उनका सबसे मेजर कंसर्न है। जो 22% पाकिस्तानी है वो बेरोजगारी उनका सबसे बड़ा कंसर्न है। 14% का जो है वो गुर्बत है। तो 3% लोग पाकिस्तानी जो है उनका सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो करप्शन है। यहाँ पे ये है कि 100% फोकस हुकूमत का जो है वो करप्शन के ऊपर है। जो ऑपोजिशन है वो एक इलेक्टेड मुंतखब हुकूमत को मानने से इनकार कर रही है। एक मुंतखब वजीर आजम को बार बार सिलेक्टेड कहती है, और एक मुंतखब वजीर आजम जो है वो सारी की सारी ऑपोजिशन को बार बार चोर और डाकू कहते हैं। तो ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी दुश्मनियां हैं, जी के ऊपर बड़ा असर होगा और होता है। अच्छा, एक्सचेंज रेट का मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत एक्सचेंज रेट की पॉलिसी जो है वो अच्छी अपनाए बैठी है, और उसका एक बहुत वजह जो है जो इम्पोर्ट्स चोक ऑफ हो गई हैं, जो इम्पोर्ट्स कट गई हैं, उसने रुपए किसी हद तक संभाला दिए रखा है। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट, मेरे पास वक्त है, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्योंकि बेशुमार, असद साहब मुझे मिल जाएगा 30 सेकंड और या नहीं? जी प्लीज मुकम्मल कर लें बात। जी, डेफिसिट का असद साहब क्योंकि पिछले साल भर से तकरीबन हर रोज जिक्र किया जाता है
तो मईशतदान ये देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो नीचे आया है, क्या वो एक्सपोर्ट बढ़ने के नतीजे में आया है या इंपोर्ट कम होने के नतीजे में आया है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ा के इसको कम किया होता। हमने इंपोर्ट कम करके किया है। और दूसरी चीज ये देखते हैं मईशतदान कि क्या करंट डेफिसिट जो नीचे आया है वो किसी हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में आया है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर है। अब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आया है क्योंकि हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई हैं। अब पाकिस्तान में रिमिटेंसेस जो बाहर से वर्कर्स काम हमारे कर रहे हैं, पैसा भेजते हैं, वो 27% बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में वो 41% बढ़ गई हैं। इंडिया में ऊपर है, फिलीपींस में ऊपर है। तो हुकूमती पॉलिसी की वजह से वो ऊपर नहीं है। दूसरी वजह यह है कि आप और मैं और बाकी पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाया करते थे, टिकट खरीदा करते थे, वहां पे जाके होटल की पेमेंट करते थे, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, ये तकरीबन 500-600 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी बाहर जाके इस्तेमाल करते थे। ये कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो कोविड की वजह से ये 600-700 मिलियन डॉलर की बचत हो गई, जिसके नतीजे रिजर्व बढ़े। ठीक है, चल में नहीं राइट सर। ये जो आपने पॉइंट उठाया, ये बहुत से लोग पॉइंट रेज करते हैं मुजम्मिल साहब, और वे कहते हैं कि खसारा कम होने की वजह बरामदात में इजाफा नहीं है बल्कि दरामदात में कमी है। और दरामदात इसलिए कम हुई है कि कारखाना नहीं चल रहा, सनत नहीं चल रही, तो इंपोर्ट नहीं हो रही, और हमें लगता है कि हमने जो है वो खसारा कम कर लिया। और दूसरा, ये जो डॉक्टर साहब ने एक और मंतिक पेश की है कि पैसे बाहर नहीं गए, कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं गए, वहाँ खर्च हुए, तो हमें लगा कि हमारे पास पैसे बढ़ गए। क्या इन दोनों चीज़ों को कैसे जवाब देंगे आप? देखें, मैं तो बहुत लंबी आह भरी है अब तो वो जो है मैं मुझे थोड़ा सा मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन अब वो मुझे अपना व्यू पॉइंट तो देना ही है ना कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, इंपोर्ट्स कम हो गई। अगर इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, इंपोर्ट्स ये पॉलिसी के तहत कम हुई हैं, आपने एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट को ऊपर किया था, उसकी वजह से जो है इंपोर्ट्स डिस्करेज हुई। और वो इंपोर्ट्स कम होने का मतलब ये नहीं हुआ कि लोगों ने यहाँ खाना पीना छोड़ दिया था। कुछ मकामी तौर पे जो है चीज़ें तैयार होना शुरू की। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अब जो पाकिस्तान में जो है टाइल्स जो हम घरों में फर्श पे लगाते हैं, उसकी इंपोर्ट का हजम बहुत कम हो गया। और अब जो है फैसलाबाद में फैक्ट्री लगी है, इसके अलावा 3-4 और फैक्ट्रियाँ लगी हैं। लोकल जो फैक्ट्रीज थी और ये दूसरी कंपनी, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी। इस तरीके से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हुई है। और ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक पॉलिसी होती है जिसको आप कह लें कि एक्सचेंज रेट, ड्यूटी स्ट्रक्चर, टैरिफ। डॉक्टर इकराम साहब बैठे हुए हैं। अगर इतनी इंपोर्ट, मैं तो समझता हूँ कि अगर इंपोर्ट कम हुई होती तो पिछले साल से 5% टैक्स ना बढ़ता। अगर आप पिछली हुकूमत में देखें तो टैक्स का तनासुब, ये डॉक्टर इकराम साहब आपको इसके बारे में मेरे से भी अच्छा बता सकते हैं क्योंकि इनके उंगलियों में नंबर होंगे। वो सारा का सारा इंपोर्टेड टैक्सेशन से आ रहा था। इन्होंने ये जो टैक्स है अचीव किया है $4 अरब की इंपोर्ट से। अब आ जाए रेमिटेंसेस पे। रेमिटेंसेस जो हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें हुकूमत का क्या काम है। भाई ये जो नया पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव जो है स्टेट बैंक का, इसमें जो इन्होंने जो पॉलिसी को डिस्करेज किया है, मतलब हुंडी हवाले से पैसे ना आना, क्रैक डाउन करना, FIA को पीछे लगाना, इतने कानून बना देना, FATF, बेशक वो FATF ने करवा दिए, अब कल को कहेंगे कि जी वो FATF ना होता तो आप ये कानून भी ना बनाते। तो ऐसा नहीं है। वो आदमी जो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है, वो इतवार की छुट्टी भी नहीं करता, वो दिन रात मीटिंग करता है। और उसके बाद आप ये कहें कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह ताला और कुदरती हो गया। और कोविड, अच्छा आप आ जाएं कोविड पे। तीसरी बात कह रहे हैं कि जी ट्रैवल कम हुआ है, तो ट्रैवल कम होने की वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। भाई $19 अरब का खसारा था जब इन्होंने टेक ओवर किया था। ये $700 मिलियन का हिसाब है, बाकी $18 अरब कहाँ गए? तो ये जो है कोविड की वजह से ज़रूर बेनिफिट मिला है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रकम हज उम्रे में जाती थी, इसके अलावा ट्रैवल होता था। जब लोग ट्रैवल करके पाकिस्तान आते थे तो अपने डॉलर जेब में ले आते थे, रेमिटेंसेस के थ्रू नहीं लाते थे। और अब लेकिन जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, जहां पे क्रेडिट है दें। ये जो इन्होंने रोशन डिजिटल लाए हैं, $200 मिलियन 2 महीने 2.5 महीने के अंदर लेकर आ गए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक उन्होंने वहां बैठ के ऐसे अपॉर्चुनिटी दी है कि वो उनका सरमाया पाकिस्तान में
नहीं, उनके हाथ में ही है। अभी अभी मैं आप जब बात कर रहे थे तो मैसेज पढ़ रहा था कि शायद इमरान खान एक नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि जो रोशन डिजिटल से पैसे डालेगा उसको टैक्स की भी छूट दे देंगी। दिस इज पॉलिसीज, और ये पॉलिसीज को पहले नहीं लाया जाता था और इसमें बड़ी मेहनत हुई है। अब आपको मैं जो एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि जहां पे ये गवर्नमेंट गलत कर देती है, देखिए इनकी ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने बड़ा फरिश्तों वाला काम किया, ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, रोजाना गलतियां करते हैं, रोजाना गलतियां करते हैं। और अब जैसे आज की हेडलाइन है कि इमरान खान साहब ने बोला है कि स्मगलिंग पे जो है क्रैकडाउन कर दें। अब देखें पाकिस्तान में स्मगलिंग से अगर क्रैकडाउन होगा तो हमारी मार्केटों में, अगर आप लाहौर जाएं, कराची जाएं, बहुत सारा स्मगल गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक, खाने पीने की चीजें, चाय की पत्ती, टायर, ये वो। अगर एग्जाम्पल एज्यूमिंग के वो कल क्रैकडाउन हो जाता है और बॉर्डर से माल नहीं आता, मुल्क में जो इन चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। आजकल जैसे अंडा कर रहे हैं ना, 30 का अंडा, 40 का अंडा, ठीक है ना, फिर कहेंगे चाय की पत्ती इतने की, ये फलां की पत्ती। हर चीज का, हर रिफॉर्म का, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। उस रिएक्शन को ये गवर्नमेंट पहले सोचती नहीं है, उनको बाद में पता लगता है वो रिएक्शन आ गया। तो दे हैव टू एक्चुअली, दे आर गुड विद एक्शंस बट दे आर नॉट गुड विथ रिएक्शन। हाँ, मगर मुख्तसर अगर मुज़म्मिल साहब, एक चीज़ जो डॉक्टर कयामुल हक साहब ने की, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुई, जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो जो है वो इकॉनमी को ठीक नहीं किया जा सकता। आपके ख्याल में एफर्ट हुई, हो नहीं पाई, या एफर्ट ही नहीं हुई, कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एक बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब बहुत ब्रॉड, और वो इसको मतलब आप जो है बोल भी सकते हैं। अब स्ट्रक्चरली रिफॉर्म पूरी इकोनॉमी साल 2 साल में तो नहीं हो सकती। अब इन्होंने देखें, सबसे बड़ी इनकी जीत ये है कि इन्होंने इंपोर्ट ड्रिवन से अब जो है अभी तक एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं बने, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी लेवल लेकर आना शुरू हो गए, ठीक है। अब ये इन्होंने बहुत सारी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पॉलिसीज को इनकरेज किया, जैसे पैकेजेस दिए, टेक्सटाइल पैकेज दिया, फलां पैकेज दिया। अब वो बाद में ये आ जाता है कि ये अमीर तबके को पैकेज दे दिया, गरीब तबके को क्यों नहीं दिया। गरीब अमीर तबका अगर खुशहाल होगा तो वो कारोबार लगाएगा तो सबको जॉब्स मिलेंगी, तो मुल्क में पैदावार बढ़ेगी। जी, टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, डॉक्टर कयामुल हक साहब जो है वो 2204 अरब रुपए का जो है नेट रेवेन्यू हासिल किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। आपके ख्याल में एक तो ये कि हम टारगेट अपना अचीव करने जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि आप किस तरह से देखते हैं इस ज़िमन में पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं उसको? जी, मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मैंने ये देखा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो टैक्सेस इकट्ठे किए हैं वो उस तरीके से नहीं किए कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% भी, 30% भी टैक्स लगाया गया और उससे रेवेन्यू जनरेशन दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो जी 5% से ऊपर है। जब वो छोड़कर गए थे तो 711 बिलियन का जो रिफंड पेड था और उन्होंने नहीं दिया था। अब आप सारा इल्ज़ाम अगर इस गवर्नमेंट पे शिफ्ट करना शुरू कर दें और आप ये ना देखें कि वो हर साल लोगों से बेजा एडवांस लेते थे, वो हर साल लोगों के रिफंड्स ब्लॉक करते थे। इस हुकूमत के आने से क्या हुआ है कि मैंने ये प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, ज़ाहिर रोज़ यही काम होता है कि उन्होंने कहा जी हमने एडवांस नहीं लेना, रिफंड्स पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इशू हुए हैं। इसके बावजूद FBR का मुझसे बड़ा शायद ही कोई नाकद रहा हो, मगर मैंने अपने पिछले कई कॉलमों में उनकी तारीफ की है, कई ट्विटर्स पे। देखिए, मसला ये होता है कि जहाँ कोई अच्छा काम करे, बजाय आप उसको करें इनकरेजमेंट करने के डिस्करेज करें तो वो बड़ा नेगेटिव होता है। और जहां लोग बुरा काम कर रहे होते हैं, और 13 वेवर मिले थे इसाक डार साहब को IMF से, उस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे वो हमें ये दावे करते थे, इकबाल एहसन साहब भी और इसाक डार साहब भी, कि हम तो 2020 में G20 में शामिल हो जाएंगे। आप जरा अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने की जो बेसरोपा बातें थीं, अब उसका मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता, वरना मैं सारा उस ज़माने में लिखा है कि ये
एक मसनूई तरीके से इन्होंने डॉलर को मुस्तहकम रखकर बर्बाद किया, हमारे करंट अकाउंट को। प्रोडक्टिविटी नाम की नहीं थी, 25 बिलियन से 20 बिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट आ गई थी। अब इस हुकूमत को जब आप ICU में एक इकॉनमी दें और फिर आप ये कहें कि आप 100 मीटर की रेस जीत कर दिखाएं, देखिए बेमानी बातों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी नाकद होता हूँ पॉलिसियों का, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने जिस तरीके से इन मुश्किलात को काबू पाया है और जिस तरीके पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इन महीनों में काम किया है, मैं समझता हूं कि दोनों मेंबर ऑपरेशंस, उनके चेयरमैन और पॉलिसी में बहुत मुझे वाज़ेह फ़र्क अब नज़र आ रहा है। यानी कि अब लोग उस तरीके से वहाँ, और देखिए ऑटोमेशन से लोगों के रिफंड्स जा रहे हैं, लोगों का जो अब फेसलेस किस्म की आपकी, और आज से यानी कि 1 जनवरी से इसी साल के शुरू से अब आप अपील्स भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकेंगे। अब आपने अपने प्रोफाइल अपडेट कर दिए, वहीं आपका रिफंड भी आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो अच्छी चीज़ें हों उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। हाँ, जहाँ जहाँ हमें जैसे अभी मुजम्मिल साहब ने फरमाया कि देखिए जब आप एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो कोविड के ज़माने में अगर आपके वेस्ट में जो बायर थे वहाँ कंट्रैक्शन आएगी तो आप उस तरह की एक्सपोर्ट में तो बेहतरी नहीं ला सकते ना जिस तरह की हम सोच रहे हैं। मगर साथ में आप ये देखिए कि रेमिटेंसेस में इजाफा जो है उसके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, मैंने अभी 2-3 रोज़ पहले पूरे जो दुनिया में पाकिस्तान के मिशंस थे यहाँ से मैंने उनको खिताब किया, लॉस एंजलिस का उसका उन्होंने हब बनाया और सब जगह मैंने कहा कि देखिए आप अपने टैक्स के सिस्टम में, जिसकी वजह से मैंने कई चीज़ें पॉइंट आउट की कि ये ख़राब है और वो फौरी उसके ऊपर दुरुस्तगी के लिए राजी हैं। अगर हम लोअर टैक्सेस पे चले जाएं, ब्रॉड बेस पे चले जाएं, अपनी एग्रीकल्चर जो हमारा मेन स्टे है उसको ठीक कर लें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हमें रोज़गार भी मिलेगा। तो इस साल के शुरू के दिनों में मेरा ख्याल है कि मैंने तो बिल्कुल ये सोच लिया है कि मैं पैसिमिज्म से नहीं बल्कि ऑप्टिमिज्म से शुरू करूं और जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी जो है तारीफ करूं और जो जहां करेक्शन की ज़रूरत है उसमें बजाय तनकीद करने के उनको हम बताएं कि ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो बेहतरी होगी। मैंने तो कम से कम जो चीज़ें उन्हें बताई थी टैक्स की तरफ से उसमें बेहतरी हुई है और मैं अपने ज़ाती तजर्बे से कह सकता हूं कि पहले वो बात नहीं सुनते थे। अब आपको पता होगा कि पिछली दफ़ा भी शेख साहब ने पब्लिकली और उसकी प्रेस रिलीज भी मैंने कहा था ज़रूर जारी करें। फिर डॉक्टर वकार मसूद साहब, फिर उनके चेयरमैन साहब, अब जो अगर आप अपने सबसे बड़े नाकिब से कम एंगेज ही करते हैं, उसको उससे बात करना शुरू करते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। राइट सर, चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ फिर कंक्लूड डिस्कशन को। होप्स देखते हैं क्या 2021 में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इल्म नजूम की बुनियाद पर ना बताइए लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बुनियाद पर बताइए कि 2021 कैसा रहेगा। देखिए, मैं डॉक्टर विक्राम साहब को टैक्स के मामला के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी समझता हूँ और उन्होंने जो बातें बताई महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत की टैक्स की पॉलिसी एटलीस्ट जो है वो सही सिमत में जा रही है। अगर वो सही सिमत में जा रही है तो हुकूमत को जरूर उसका क्रेडिट जाता है। 2021 में मईशत दानों के हवाले से नहीं कि मईशत दान क्या कहेंगे कि क्या होने वाला है, आम आदमी की बेहतरी की डेफिनेशन क्या होगी, आम आदमी के ऊपर जो बोझ है, अक्यूमुलेटेड बोझ है, मजमूई बोझ है, वो कम होगा या ज्यादा होगा। वो ये देखेगा कि आटे की कीमत 75 से वापस 35 पे आती है या कम होती है या नहीं होती। वो ये देखेगा कि चीनी की मेरी कंजम्पशन जो है उसको मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो 90 रुपये 95 रुपये से 55 पे 60 पे कहीं वापस आती है या नहीं आती। ये बेहतरी का इंडिकेटर है। बिजली जो 11 से 28 पे चली गई है, अभी कल ही एक अग्रीमेंट, परसों शायद एक अग्रीमेंट हुआ है जिसके नतीजे में हुकूमत जो है वो गर्दिशी करदा जात पूरे पे कर रही है IPPs को। क्या उसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है, मेरा बिजली का बिल जो है जो 28 रुपये यूनिट है वो कहीं 20 रुपये पे, कहीं 15 रुपये पे, कहीं नीचे आता है या नहीं आता।
तो ये 3 बड़े इंडिकेटर्स होंगे 2021 के लिए। लेकिन मेरा खौफ यही है, जो मैंने पहले कहा था, कि सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगी। और मुझे लग रहा है कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो जैसे ही जैसे सर्दी ख़त्म होने लगेगी, वो सियासी दर्जा हरारत दोबारा से बढ़ जाएगा। हुकूमत को फोकस करना होगा कि सियासी दर्जा हरारत को नीचे लेके आए, और फिर जो पहले इकराम साहब ने शायद जिक्र किया था रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का, ये है कि मंशूर में लिखा हुआ है, इसके मुतालिक कोई 40 दफा वादे किए गए हैं। जब तक आप बिजली के सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के सिलसिले में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, टैक्स में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स आ रही हैं, जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान में रहने वालों के ऊपर जो बोझ है वो कम होता नजर। राइट सर, आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब, इसको भी देखने के दो तरीके ना। एक तो ये कि 8.6 अगर पहली छमाही में रही है महंगाई की शरह, तो एक अचीवमेंट ये हो सकती है कि जी देखिए 8.6 से बढ़ने नहीं दिया गया, यानी कीमतें बढ़ने के बाद मुस्तहकम हो गई और मजीद नहीं बढ़ी। और दूसरा ये है कि आप उसको वापस ले आए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो किस चीज़ को हम कामयाबी समझेंगे 2021 में, इन्फ्लेशन के हवाले से, कीमतें बढ़ने के हवाले से? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो है 35 रुपए किलो आटे की बात की डिमांड बिल्कुल नाजायज रखी है। इनको 1947 में जितने का आटा मिलता था ना उस कीमत में लाने की बात करनी चाहिए थी, तब ताकि जो है ना चीज़ें सही रहें। क्योंकि PMLN की हुकूमत में भी आटे की कीमत बढ़ी थी, उस वक्त तो कभी बात नहीं की डॉक्टर साहब ने। दूसरी बात रिफॉर्म की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पिछले 2 महीने से मुसलसल ट्वीट करते थे उमर अयूब की तस्वीर लगा के कि 30 दिसंबर 2020 तक इन्होंने कहा था कि हम सर्कुलर डेट का मसला हल कर देंगे। 30 दिसंबर की डेडलाइन तो गुजर गई, लेकिन इन्होंने 2 जनवरी को जो है ये चीज़ें जो है तय कर ली है IPPs के साथ। फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात की, रिफॉर्म की। मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान में कोई, शायद फौजी आमिर या जर्नैल की आमिर में बोला, उसकी हुकूमत ने भी कभी जो है इस तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने PIA में लोगों को निकाला है। अभी बहुत शुक्रिया। बहरहाल तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।